तो चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको हिंदी में कहेंगे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार की हम बात करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों की लाइफ में चेंज कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग। और किसी देश की इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी नहीं है तो उसका जो असर होता है वहां की जनता फेस करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी है यूएस गवर्नमेंट के, तो वहां के लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है। इकोनॉमिक प्लानिंग खराब है भारत की या पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, तो ये भुगत रहे हैं, यहाँ की जनता भुगत रही है इनके परिणाम। तो आज हमारी जो भी स्थिति, जो कंडीशन हम जी रहे हैं आज, इट इज बिकॉज द बैड इकोनॉमिकल पॉलिसीज इन लास्ट 70 ईयर्स। अब की सरकारों को लगातार सुधार मैंने रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी रिफॉर्म्स किए थे, सुधार किए थे, मगर इतनी जल्दी वो ट्रैक पर नहीं आए। कोई भी गवर्नमेंट की हम बात करें, वो हमेशा चाहती है कि सुधार किए जाए ताकि जनता की लाइफ अच्छी हो जाए। ये सब चाहते हैं, पर चाहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे आप चाहते क्या आपकी लाइफ क्या हो जाए? बेटर। पर बेटर करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? सम चेंज इन द एटीट्यूड। ऐसे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को चेंज करना हो, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? हार्ड वर्क नहीं, चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो वैसे गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिफॉर्म मस्ट बी एप्रोप्रिएट। कि गवर्नमेंट रिफॉर्म चाहती हो, बदलाव चाहती हो। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे 1 to 1 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है और क्या किया हमने फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स। तो पहले हम बिगिन करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में शुरू कब हुए। तो 1991 में यहां से हम बात करेंगे। तो एक डेटा डाल दीजिए, सॉरी ईयर डाल दीजिए 1991 और इसे बॉक्स में डाल देते हैं। ये 1991 का जो साल था, दिस इज कॉल्ड द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसे कहते हैं ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष में हुए? 1991 में। उसके बाद की सरकारों ने भी रिफॉर्म्स किए, पर इतने नहीं कि उनको हम लोग स्पेशली मेंशन कर सके। 1991 में काफी आर्थिक सुधार हुए थे। इनका जिक्र मैं कल मॉर्निंग में करंट अफेयर वाली क्लास में कुछ एस्पिरेंट्स के साथ किया था। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, मैंने आर्थिक बदलाव कर दिए गए। समझिए क्या हुआ 1991 में। 1991 में हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी स्मार्ट गाय, जो बाद में भारत के पीएम बन गए। तो 1991 में वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और उसके बाद उन्होंने आर्थिक सुधार करना चालू कर दिए। तो इंडिया में 1991 में इकोनॉमी लगभग शिफ्ट ले गई थी या इकोनॉमिकल पॉलिसीज में चेंज आ गया था। अब आइए जानते हैं कि 1991 से पहले भारत की नीतियां क्या थी और 1991 के बाद नीतियां क्या बन गई। आइए इस बात को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे मैं 1991 यहां लिखूंगा और एक लाइन सी ड्रॉ करूंगा, ये जानने के लिए कि इससे पहले था क्या।
1991, आप भी बिल्कुल एक लाइन बीच में ड्रॉ करना, और इससे पहले क्या, इसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, 1991 से पहले, ऐसे एरो लगाओ और फिर ऐसे एरो लगा दो। 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी थी ओपन, सॉरी क्लोज। 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी वाज क्लोज्ड। क्लोज इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है? क्लोज इकोनॉमी का मतलब यह है कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट है, ना हम इंपोर्ट करेंगे ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। क्लोज इकोनॉमी मीन्स अपनी जरूरतें खुद ही पूरा कर लेना और किसी पे डिपेंड नहीं रहना। तो क्लोज इकोनॉमी मीन्स सिंपली नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट। इस तरह की नीति होती है क्लोज इकोनॉमी की, विच मीन्स टोटली सेल्फ डिपेंडेंट, काइंड ऑफ आत्मनिर्भर, खुद पे ही डिपेंड रहना, अपनी जरूरतें खुद पूरा कर लेना। इसका मतलब क्या है? अपनी जरूरतें खुद पूरी करना। खुद का मतलब कि भारत अपनी जरूरतें खुद पूरा करेगा। ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। खुद मतलब ये नहीं कि मैं और आप। एक पर्सन अपनी जरूरतें खुद पूरा नहीं कर सकता है। एक किसान मान लो उगा रहा है गेहूं, तो उसके साथ में दाल भी चाहिए। दाल कोई और उगा रहा है, उससे दाल लेगा, चावल ही दे देगा। एक पर्सन जो नौकरी पे जाता है, जो मान लो पटवारी है, तो वो काम कर रहा कुछ और, फिर उसे खाने में तो गेहूं, चावल, दाल और सब्जी चाहिए होती है। ये बेसिक डिपेंडेंस है कि नहीं है? तो ह्यूमन बीइंग कभी भी खुद पे एग्जैक्टली डिपेंड नहीं हो सकता है, वो किसी और पे डिपेंड हमेशा रहेगा। जब भी आप सामाजिक शास्त्र पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में क्या बोला जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये एक दूसरे पर निर्भर है, विच मीन्स इट इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स समहाउ। जैसे भी आप देख लीजिए इस चीज को, आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप वॉशरूम जाते हैं, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ब्रश लेते हैं, साबुन से लेके, या आप जो भी चीजें हैं, इट कुड बी एनीथिंग। तो विच मीन्स ये सारी चीजें किसने प्रोड्यूस करी है? किसी व्यक्ति ने, भारत का ही है वो, उसने प्रोड्यूस की है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे द्वारा बनाई गई चीजें कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो आदान प्रदान तो चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी जरूरतें खुद पूरी करना मीन्स भारत के लोग अपनी जरूरतें खुद पूरी करेंगे। वो किसी रशियन कंट्रीज पे, किसी अमेरिका पे, किसी ब्रिटेन पे डिपेंड नहीं रहेगा। मीन्स नो इंपोर्ट, नो एक्सपोर्ट। दैट इज कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। सही है? इसमें बेनिफिट क्या होता है कि दुनिया में, या दुनिया के किसी देश में कुछ हो जाए तो उसका भारत पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ना किसी कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोसाइटी में किसी से बातचीत ना करो। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो किसी से बात ना करता हो, तो गांव या मोहल्ले में अच्छा हो बुरा हो, क्या उसका इंपैक्ट उस पर्सन में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो ना खरे में ना बुरे में। मगर एक पर्सन जो उठता बैठता सबके बीच में हो, तो कुछ भी उनके लाइफ में होगा, उसका असर उसके ऊपर भी पड़ने वाला है कि नहीं है? यदि आपके दोस्त काफी ज्यादा है, तो दोस्त की लाइफ में कुछ भी रॉन्ग होगा तो आप पर भी उससे कुछ इंपैक्ट पड़ना साथ। वो आपको फोन कर देगा कि ये हो गया, और आप भी चिंता में आ जाएंगे, पर आप अपनी ही दुनिया में रहते हैं, किसी से मतलब नहीं है। तो विच मीन्स उनकी लाइफ में जो हो रहा, अच्छी है बात कि बुरी हो रही है, आप पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो क्लोज इकोनॉमी वैसे काम करती है कि एक देश अपनी जरूरतें खुद ही पूरी कर देता है,
और वो किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होता। जब डिपेंडेंसी नहीं है तो नेचुरली क्या होगा, इससे आप इंटरनली अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहे होते हैं, तो मिलती है आपको एक तरह से इंडिपेंडेंस काम करने में। पर इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं कि एक देश के अंदर सभी चीजें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स या गैस या ऑयल इंडिया में अवेलेबल इतना नहीं है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। गोल्ड बाहर से मंगवाना पड़ता है, डायमंड बाहर से मंगवाना पड़ता है, इवन ऑयल में पेट्रोल डीजल कैरोसिन सारा कहां से आता है, बाहर से आता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसको बोलते हैं हम लोग रॉ मेटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स का, सिलिकॉन यहाँ बहुत कम है, बाहर से मंगवाते हैं, ताइवान से, चीन से, अमेरिका से। ज्यादातर फोन कहां से बन के आते हैं, बाहर से बन के आते हैं, चीन, ताइवान और अमेरिका से बन के आते हैं, फ्रांस से बन के आते हैं। ज्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर कहां से बन के आते हैं, बाहर से। रीजन क्या है, हमारे पास कच्चा पदार्थ उसके लिए नहीं है। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे अच्छी बात है, मगर कई लिमिटेशन देश की होती है, उसके पास सब चीजें नहीं होंगी। कुछ देशों के पास ऑयल ज्यादा है, कुछ के पास खेती अच्छी अच्छी होती है। सिर्फ भारत में खेती काफी अच्छी होती है, ट्रू कि नहीं है? देखिए, अंडरस्टैंड करिए, हर किसी एरिया का वातावरण क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो कुदरत ने भी सभी देशों में कुछ चीजें डिफरेंट डिफरेंट दी है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये कंट्री अफ्रीका या जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये फलना 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 कंट्रीज है, आप पाएंगे यहां के लोग स्वेटर नहीं पहनते। क्यों पहनेंगे? क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री 38 डिग्री, वहां ठंड होती नहीं है, लगभग रेगिस्तान है वहां पे। आप कभी नहीं पाएंगे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन या जो भी कतर, इन कंट्रीज में आप नहीं पाएंगे कि लोग जो हैं वो स्वेटर पहनते हैं। यहां का टेम्परेचर लगभग कितना रहता है, 40 डिग्री के आसपास, 40-45, बुरे हाल। जैसे अभी जो टेम्परेचर है ना, वहां का टेम्परेचर हमेशा ऐसा रहता है। तो गर्मियों में जब धूप लगती है तो ज्यादातर लड़कियां स्कूटी कैसे चलाती हैं, मुंह को बांध कर। इसीलिए मुस्लिम में बुर्का पहनने का रिवाज था। गर्मी इतनी पड़ती है कि बॉडी कवर करनी पड़ती है, तो इसलिए वहां पे रिवाज ऐसा है। तो विच मीन्स हर देश के अंदर वातावरण डिफरेंट, टेम्परेचर डिफरेंट, इत्यादि 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 है ना कि नहीं है? इसीलिए हर देश में एनर्जी रिसोर्सेज भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। उन देशों में ऑयल गैस काफी है, पर एग्रीकल्चर काफी कम होती है। जैसे आपको बताऊं मैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका कलर क्या है, हरा। कारण क्या है, रेगिस्तान है, वहां पे हरियाली दिखती ही नहीं है। तो जो चीज नहीं मिलती उसके लिए लोग एस्पायर करते हैं। पर भारत में हर जगह क्या है, यहाँ पे हरियाली है ना, खेती खेत है, हरियाली हर जगह पे है। इसलिए सवाल साफ है कि जिन लोगों के पास चीजें नहीं है, वो उसके लिए एस्पायर हमेशा करते रहे हैं। तो हर देश की जो डिमांड है वो क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, उनके रिसोर्सेज भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्लोज इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके देश में सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको बाहर से फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब बाहर से इंपोर्ट करना है तो आप उनको पेमेंट कैसे करेंगे, डॉलर्स में। और डॉलर कमाए कैसे जाते हैं, एक्सपोर्ट करने से। जब आपकी नीति नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट थी, तो आपके पास फॉरेन करेंसी कहां से आएगी? लेट मी से वेरी फ्रैंकली, फॉरेन करेंसी मींस डॉलर कमाने हो तो कैसे कमाएंगे, एक्सपोर्ट कर कर। जब आपकी नीति हो कि एक्सपोर्ट नहीं करना है, ना कोई इंपोर्ट करना है, तो आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी, फिर इंपोर्ट कैसे करेंगे? जब आपने एक्सपोर्ट ही नहीं करा, इंपोर्ट कैसे करेंगे? ऐसे हालात बन जाए, मान लो कि आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्या करेंगे आप? इसलिए हालात ऐसे बन गए थे। 1991 में हालात ऐसे बने कि हमारे देश में ऑटोमोबाइल मींस गाड़ियां बनना स्टार्ट हो गई थी, और काफी ज्यादा बनना स्टार्ट हो गई थी। लगभग हर मिडिल क्लास आदमी अब गाड़ी लेना चाह रहा था, 4 पहियों वाली गाड़ी लेना चाह रहा था। पर गाड़ी को चलाने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल भारत में तैयार होता ही नहीं था, है ही नहीं, है सिर्फ 10%। तो बाकी बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब बाहर से मंगवाने जब हम लगे, तेल को थोड़े का पेमेंट करो डॉलर्स में, हमारे पास थे ही नहीं डॉलर्स, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। हमारी पॉलिसी क्या थी, सेल्फ डिपेंडेंट, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट। देश के अंदर जो पैदा होगा वही कंज्यूम करेंगे,
जितनी चादर उतने पैर पसारेंगे। ये हमारी नीतियां थी, जिस कारण जब हमें लगा कि हमें तेल चाहिए, अब डॉलर्स हमारे पास थे नहीं, और इसलिए जो है इंडिया को मजबूरन 1991 में इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई। अब हमने इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और विदेशों से कंपनीज भारत में आना चालू हो गई थी 1991 के बाद में। तो विच मीन्स 1991 के बाद क्या हो गया था, इकोनॉमी बन गई थी ओपन। ओपन इकोनॉमी मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चालू हो गया था। ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं था, पहले था बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, पर अब इसके बाद सारे किवाड़ खोल दिए गए थे। इंपोर्ट भी कर लो, एक्सपोर्ट भी कर लो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। पहले काफी रेस्ट्रिक्शन थी चीजों के ऊपर, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी व्यापारी चाहता है कि अफगानिस्तान से कपड़ा लेना ले सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। कोई भी व्यापारी चाहे कि मुझे यूएस को सामान बेचना है, बेच सकता है। तो दीवारें जो थी, दीवारें तोड़ दी जाती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, सही कि नहीं है। तो 1991 में जो रिफॉर्म हुए, सुधार हुए, उसमें हमारी इकोनॉमी पहले कैसी थी, क्लोज, ये बन गई ओपन। ये मनमोहन सिंह की अचीवमेंट थी। सीरियसली हमारे देश में काफी पॉलिटिशियन ने कहा ऐसा मत करो, ऐसा, क्योंकि उनका मानना था कि जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ कर देते हैं तो देश जो है, जो कोई देश होता है, उस देश में विदेशी कंपनीज आती हैं और उस देश के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेती हैं। जैसे इस टाइम पे कौन आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आहिस्ता आहिस्ता देश पर कब्जा कर लिया था। ये धारणा थी, पर ये धारणा गलत थी, क्योंकि वो दिन कुछ और थे, अब दिन कुछ और थे। अब कोई कंपनी यहां पे कब्जा करने नहीं आ रही थी, यहां आ रही थी प्रॉफिट बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो ये बात यहां से आती है ना। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, एफडीआई को अलाउड नहीं किया गया था, नॉट अलाउड। और उसके बाद यहां पे एफडीआई अलाउ कर दी गई, एफडीआई को अलाउ कर दिया जाता है। पहले एफडीआई अलाउ नहीं थी, अब उसे अलाउ कर दिया जाता है। अच्छा, व्हाट इज एफडीआई? क्या आप इसकी फुल फॉर्म जानते हैं? व्हाट इज एफडीआई? हाँ जी, फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, डी से डायरेक्ट और आई से इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, राइट। ये होती क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो एफडीआई का मतलब समझिए, जब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग एफडीआई, विदेशी कंपनी। कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में आए और पैसा लगाए, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। तो एफडीआई के बेनिफिट्स क्या है कि विदेशी कंपनी भारत में आएंगी। 1991 से पहले डरते थे कि ये ना हो जाए कि भारत पे कब्जा कर ले कंपनी, राइट। 1991 में मनमोहन सिंह ने सोच बदली और कहा कि नहीं, अलाउ कर देते हैं। तो फॉरेन कंपनीज अब हमारे देश में आ चुकी हैं और ना जाने कितनी जॉब्स क्रिएट कर रही हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट से लेके, यूट्यूब से लेके, फेसबुक के अपने सारे क्या है, यहाँ पे दफ्तर हैं और लाखों लोग जॉब यहाँ कर रहे हैं उन सेक्टर के अंदर। उनकी सैलरी बहुत हैवी सैलरी है। तो आज की डेट में भारत आगे पहुंचा है बिकॉज ऑफ 1991 की इकोनॉमिकल पॉलिसीज में सुधार या चेंज किए गए। आई रिपीट, व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये क्या है? ये एक अमाउंट ऑफ मनी है जो एक फॉरेन कंपनी भारत में निवेश या इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले एक वॉलमार्ट नाम की कंपनी है, वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट नाम की कंपनी ने 70,000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश किया। और किस कंपनी ने किया? फ्लिपकार्ट में। आपने फ्लिपकार्ट का नाम तो सुना होगा। फ्लिपकार्ट एक भारतीय कंपनी है, फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है जो ई शॉपिंग करवाती है, इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग करवाती है, लाइक अमेजॉन, है ना। तो वॉलमार्ट जो कंपनी है वो अमेरिका की है, यूएस की है। वॉलमार्ट कंपनी यूएस की है, इसने फ्लिपकार्ट में निवेश किया।
अब आप जानते हैं, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं स्टॉक मार्केट का, जब भी आप किसी कंपनी में पैसा डालते हैं तो आपको क्या मिलती है? वेरी गुड, ऑनरशिप आती है, ऑनरशिप। तो इसका इंटरेस्ट क्या है वॉलमार्ट का पैसे देने का? ऑनरशिप लेना। इसलिए फ्लिपकार्ट की 70% ऑनरशिप किसके पास है? यूएस के पास में। लगभग अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने इंडियन कंपनी के 70% ऑनरशिप अपने पास ले ली। क्या देकर? 70,000 करोड़। तो फ्लिपकार्ट अब कौन सी कंपनी हुई? इंडियन हुई या यूएस कंपनी हुई? जिसके 70% मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? अमेरिकन कंपनी के पास। तो क्या बन गई? अमेरिकन कंपनी बन गई है। तो ये तो नुकसान होता है कि जो भारतीय कंपनीज होती हैं उनको खरीद लेते हैं आउटसाइडर्स, विदेशी कंपनीज भारतीय कंपनी को खरीद ले रही हैं, राइट। अब इसमें नुकसान क्या है? क्या नुकसान इसके अंदर होगा? मैं ऑनरशिप जैसे कि अमेरिकन के पास चली गई है इस कंपनी की, तो इससे हमें क्या नुकसान है? इंडिया को क्या नुकसान इसे होता है? इंडिया को इससे ये नुकसान होता है कि मान लो फ्यूचर में, सपोज करिए फ्यूचर में अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज नीतियां बनाए जिससे उनको उनके देश में बेनिफिट हो रहा हो, तो अपना पैसा निकाल कर ये अमेरिका में ले जाएंगे, तो हमारे देश की कंपनी को बहुत नुकसान उससे हो सकता है। इससे मालूम मैं और आप हैं, हम यहीं पैदा हुए और यहीं पे हम लोग खत्म हो जाएंगे। हमारी हमारी सारी पूंजी कहाँ लगाई जाएगी? भारत में ही ना। ज्यादातर केसेस में हमारी सारी संपत्ति कहां होगी? भारत में। फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज बिग शार्क्स लाइक मुकेश अंबानी, अडानीज, बिरला, टाटा, यही पैदा हुए। सारी संपत्ति कहां है इनकी? भारत में ही ना। तो जो कुछ भी कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, सारे कहां बना रहे हैं? लोग इंडिया में बना रहे हैं। तो ये कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो उसे कहां ले जाएगी? अमेरिका में ले जाएगी ना। अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी कहां की है ये? तो ये सारा प्रॉफिट कहां ले जाएगी? अमेरिका में। इसलिए विदेशी कंपनी जब भारत में आती तो इसे थोड़ा सा ये होता है कि भाई ठीक है, जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगी, यहाँ बहुत पैसा बनेगा, डेवलपमेंट होगी, पर अंततः वो पैसा प्रॉफिट कहां जाएगा? यूएस में। वहां की कंपनी है। एक और कंपनी है पेटीएम, नाम सुना आपने? पेटीएम बहुत फेमस है, पर पेटीएम का 80% जो ऑनरशिप है चाइनीज कंपनी सॉफ्ट बैंक के पास है। अगेन पेटीएम फिर कौन सी कंपनी हुई? चाइनीज कंपनी हो गई। इंडियन उसे परचेज कर लिया चाइनीज कंपनी सॉफ्ट बैंक ने। सॉफ्ट बैंक वहां का बहुत बड़ा बैंक है। तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान तो कोई नहीं है, पैसा भारत में आया है, यहां कंपनी और बड़ी बनी है पेटीएम। पेटीएम आज बहुत बड़ी कंपनी है। जब से उन्होंने निवेश पेटीएम में किया, पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। और पेटीएम में काफी इंप्लॉइज हैं इंडियन जो वहां काम कर रहे हैं, काफी नौकरी बन रही है, बेनिफिट हो रहा है, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। पर अंततः जब प्रॉफिट बनेगा तो प्रॉफिट कहां जाएगा? चाइना में। तो थोड़ा सा बस नुकसान है। अगर इंडियन ही होता वो आदमी पूरा पूरा प्रॉफिट, तो इंडिया में ही रहता। मुकेश अंबानी जितना भी कमाए कहां खर्च करेगा? इंडिया में ही। उनका घर कितना बड़ा है? उनका घर कितने हजार करोड़ रुपए का है? लगभग 2700 करोड़ रुपए का। 2700 करोड़ का घर है उनका। एंटीला मुंबई के अंदर है। कहां है पैसा? सारा इधर ही है ना उनका। मुकेश अंबानी जो है ज्यादातर पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? आईपीएल टीम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, पर इंडिया में कर रहे हैं ना। बात है कि नहीं है? भाई मुगलों में और अंग्रेजों में क्या फर्क था? मुगलों ने जो पैसा कमाया सारा यहां खर्च किया, ताजमहल, मीनार, चार मीनार सब बनाए, यहां बनाए ना, सारा पैसा यहां खर्च किया। अंग्रेजों ने जो कमाया कहां ले गए? बस ये फर्क है, आपको समझना पड़ेगा कि जब यहां का व्यक्ति पैसा बनाता है तो उसे यही खर्च करता है, और बाहर के लोग जब पैसा बनाते हैं तो उसे वहां। तो इंडिया कंगाल हो गया था बिकॉज ऑफ बाहर से आई कंपनी ने सारा मुनाफा वो कहां ले गई थी? ब्रिटेन ले गई थी, मैंने इंग्लैंड ले गई थी। ये फर्क समझे आप? नहीं समझे यहां से, राइट। तो बहरहाल अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इंस्पेक्टर राज के बारे में। इंस्पेक्टर राज, यहां मैं लगाऊंगा एरो कि बहुत बड़ा था, और यहां पे इंस्पेक्टर राज लगभग समाप्त कर दिया गया। इंस्पेक्टर राज क्या हो गया? समाप्त। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्पेक्टर राज? इंस्पेक्टर का राज, इसका मतलब क्या है?
1991 से पहले 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें किसी भी कंपनी के अंदर सरकारी जो इंस्पेक्टर होते थे वो जाया करते थे छानबीन के लिए, राइट। तो वो जो इंस्पेक्टर होते थे ये कंपनी के मैनेजर्स को डराते थे और उनसे घूस मांगते थे, जिस कारण कंपनी को काम करने में काफी दिक्कत आ रही थी। इस कारण से भी भारत में विदेशी कंपनीज नहीं आ सकती थी कि यहाँ पे क्या था, इंस्पेक्टर राज। यहां वो इंस्पेक्टर्स कंपनी को बहुत तंग करते थे, परेशान करते थे। आपने एक मूवी देखी होगी राजा बाबू, देखिए आपने, गोविंदा वाली का ढाबा होता है, नहीं देखी? राजा नहीं, राजा बाबू नहीं है, वो कुछ और है मूवी का नाम, जिसमें राजा, उसका नाम राजा होता है और हाँ दूल्हे राजा, राइट। तो उसमें ढाबा उसका, उसके लड़की का जो पिता है वो होटल वाला है, एंड दैट इज दिस दिस का दैट इज क्या नाम उनका, कादर खान, वो वाला जो सीन है। तो उसमें एक इंस्पेक्टर होता है, वही शोले वाला, हम अंग्रेजों के जमाने की जेलर है, ईरानी। तो वो किसी भी दुकान में जाता और क्या करता है, डब्बे खोलता और कहता है तुम्हारे इसमें पत्थर है, इसमें ये है, फलना है, 2 किलो पैक कर दो उसका। तो डराता है। वो सीन क्या शो करता है कि एक जमाने में इस तरह से इंस्पेक्टर्स आते थे और कंपनी में घुसकर उनको डराते थे कि तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हारी कंपनी सील कर देंगे, ताला लगा देंगे, यहाँ पे ये काम नहीं है, तुम्हारे कागज पूरे नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इससे कंपनी के लोग डरते थे और काफी घूस वो लेके वहां से निकलते थे इंस्पेक्टर्स। तो ऐसे माहौल में कोई कंपनी काम कैसे करे? दैट इज वाई इंडियन कंपनी भी मोटिवेट नहीं होती थी काम करने के लिए। यहां पे कहता है इंस्पेक्टर राज। 1991 में इंस्पेक्टर राज वाज टोटली फिनिश्ड। अब कोई भी सरकारी औहदेदार इंस्पेक्टर कंपनी के अंदर नहीं जाएगा जांच पड़ताल करने के लिए, कोई हैरेसमेंट उनको नहीं दी जाएगी, ताकि विदेशी कंपनी भी यहां आए तो बिना डर के भाव से आए बस व्यापार करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, डरे कि नहीं है। तो इंस्पेक्टर राज है खत्म हो गया, सही कि नहीं है? अरे सीधी सी बात है, आप मान लो इंस्पेक्टर है और आप किसी कंपनी में दाखिल हो गए, डरा रहे उनको वहां जाकर, तुम्हारे कागज पूरे नहीं है, तुमने ये काम नहीं करा है, तुम्हारा ये बिल प्रॉपर नहीं है, ये करो, मैं कंपनी सील कर दूंगा। तो क्या बोले कंपनी वाला कि सर कुछ पैसे ले जाओ और छोड़ दो, जबकि शायद वो सिर्फ डरा रहा है, कोई कमी आप में नहीं, आपके कागज पूरे हैं। वही बात है ना, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कैसे ट्रीट करेंगे? अगर आप थोड़ा उसको डराएंगे तो आपको और डराएगा वो, चाहे सीली कर दे उसको किसी उसमें। तो विच मीन्स दिस शोज दैट कि हैरेसमेंट बहुत ज्यादा थी। तो भारत में व्यापार को मोटिवेशन नहीं मिल पा रही थी 1991 से पहले। अगला पॉइंट, 1991 से पहले, मैं 4th पॉइंट यहां लिखूं, 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी दैट वाज कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है कि भारत की सरकार समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगी, माने समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगी, समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगी। तो जो भी आर्थिक नीतियां बनेंगी वो समाज के कल्याण को लेके होंगी, मुनाफे को लेके नहीं होंगी। इसलिए काफी सरकारी कंपनी खोली गई थी, काफी ज्यादा सरकारी कंपनी खोली गई थी। और सरकारी कंपनी में जानते क्या होता है? सरकारी कंपनी का मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना या फिर लोगों को फायदा पहुंचाना? बिल्कुल, लोगों को फायदा पहुंचाना। आप प्राइवेट नौकरी करते हो, सपोज आप काम करते हैं बीएसएनएल में, क्या ये सरकारी है? आप काम करते हैं एयरटेल में, ये प्राइवेट है। एयरटेल का पर्पस क्या है? प्रॉफिट, वो प्राइवेट कंपनी है। और बीएसएनएल का वेलफेयर ऑफ पीपल, समाज का भला या भलाई। तो बीएसएनएल का जो भी कार्य होगा वो जनता को फायदा पहुंचाने के लिए होगा, और एयरटेल का प्रॉफिट कमाना। एक बात क्लियर हुई यहां से। दूसरी बात क्या है कि एयरटेल प्राइवेट कंपनी है तो उसको मुनाफे से मतलब है, उसे अपने कर्मचारियों पर दया नहीं आएगी। यदि उसका कर्मचारी कहे कि जी मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई और मैं 10 दिन नहीं आ सकता हूं, बोलेंगे तू निकल यहां से, इज इट ट्रू नॉट? कर्मचारी पर कोई दया नहीं खाएगी वो।
यदि कर्मचारी कहे कि जी मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे कोई बीमार हो गया हूं, मेरी बॉडी में दिक्कत है, मेरा इलाज चलेगा 1 महीना, कंपनी क्या बोलेगी? तो तुम जाओ यहां से। बट अगर आप बीएसएनएल में हैं, सरकारी कंपनी में हैं, और आप कहें कि मेरी शादी होने वाली है, महीने की छुट्टी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वह मर रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, और यहां ओकेजन है, सिर्फ छुट्टी मिल जा रही है। क्यों मिल जा रही है? क्योंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और वहां पब्लिक वेलफेयर देखा जाता है, ना कि प्रॉफिट। इसलिए बीएसएनएल घाटे में है और एयरटेल मुनाफे में है। एयरटेल की सर्विसेज फर्स्ट क्लास और बीएसएनएल बकवास। जब इंप्लॉय को आप इतना रिलैक्सेशन देंगे कि कोई बात नहीं, शादी है, घूमा, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा फिर? सर्विसेज की क्वालिटी क्या गिरेगी ना उससे। अगर एम्प्लॉय बैठा है दफ्तर में, कोई काम नहीं कर रहा, उसकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकारी में नहीं जाती है ना, बीएसएनएल में नौकरी नहीं जाएंगी आपकी, काम करो चाहे ना करो, उससे रिजल्ट क्या मिलेगा? कंपनी की सर्विसेज बेकार हो जाएंगी। और एयरटेल में डरा के रखा है एम्प्लॉय को, काम करोगे तो ही सैलरी मिलेगी, नहीं करोगे तो वहां से निकाल दिया जाएगा। तो वहां डर के हमारे एम्प्लॉय अच्छा काम करता है। दैट इज वाई कस्टमर सेटिस्फाई किसके होंगे? एयरटेल पे। ये सिंपल सी बात है। तो 1991 से पहले हमारी नीतियां क्या थी? समाज का कल्याण, सरकारी एम्प्लॉय, सरकारी कंपनीज, नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। तो 1991 के बाद क्या हमने शिफ्ट लिया? हमारी इकोनॉमी बन गई मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बन गई थी मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? इसमें सोशलिज्म भी होगा, मीन सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। व्हाट इज कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट में सभी क्या चीज होती है? प्राइवेट होती हैं। और सोशलिस्ट में क्या होता है? सभी सरकारी होती हैं। तो अब 1991 के बाद कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट का सिस्टम चल पड़ा। 1991 से पहले सब क्या था? सरकारी था। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सब सरकारी हो जाए या सब प्राइवेट हो जाए? तो फिर आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर आपको सरकारी नौकरी का आराम नहीं चाहिए, आपको आराम से मतलब है ना, आराम से मतलब आपको, जब आपको आराम से ही मतलब है तो किसमें है? वो तो सोशलिज्म के अंदर है। कैपिटलिज्म में क्या है? बहुत काम करना पड़ता है, वो प्राइवेट है सारी। तो अब कुछ प्राइवेट भी और कुछ सरकारी भी। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल थे। 1991 से पहले प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे, आ गए। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, राइट। सरकारी कंपनी बीएसएनएल, प्राइवेट कंपनी एयरटेल, जियो, टाटा, सॉरी आइडिया, जो भी है सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई। सरकारी एचआरटीसी, प्राइवेट वही न्यू प्रेम, फलना प्रेम, टंडन मनन, सारी बसें आ गई प्राइवेट वाली, है कि नहीं है? सरकारी भी और प्राइवेट भी है। और क्या सरकारी प्राइवेट में? बहुत कुछ है। डिपो, सरकारी दुकान, चावल दाल सब ये, और दुकानें बाकी, है कि नहीं है? इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा प्राइवेट और सरकारी में क्या चीजें आती हैं? सरकारी चीज और क्या है इसके अलावा? सरकारी चैनल हैं भी कि खत्म है आजकल? सरकारी चैनल दूरदर्शन, सरकारी, प्राइवेट में वही आज तक, जी टीवी, तो इनकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब प्राइवेट चैनल की ना। आई थिंक सरकारी चैनल पे तो क्या आता है पता नहीं। आप लोगों ने लास्ट टाइम दूरदर्शन कब देखा था? दूरदर्शन, डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी पता नहीं क्या, कब देखा आपने लास्ट टाइम? कभी नहीं देखा। मतलब आपने 5-6 साल से शायद देखा ही नहीं है। नहीं देखा। रीजन क्या है? कि सरकारी जो सिस्टम है वहां पे जनता का कल्याण है, तो मीन्स ऑफिसर्स या वहां के एम्प्लॉय का भी क्या होता है? कल्याण वहां पे। पर सर्वनाश किसका होता है? जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको काफी दिक्कत वहां से जो है वो आ जाती है। डर है कि नहीं है? तो 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। एक बात याद रखो, बाकी बातें भूल जाओ, कि 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी क्या होना शुरू हो गई थी? प्राइवेटाइज। तो प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा मिल रहा था। अब सोशलिज्म है रशिया वाला मॉडल, और कैपिटलिज्म है यूएसए वाला मॉडल। हमने स्टार्टिंग में किस देश को फॉलो किया? रशिया को। और 1991 के बाद रशिया और अमेरिका दोनों की नीतियां हमारे देश में चल रही हैं, सोशलिज्म भी और कैपिटलिज्म भी। यदि मोदी सरकार पर इल्जाम है ये सरकारी कंपनी बेच रही है, तो मीन्स हाँ वो कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं।
और यही सत्य है। आप पाएंगे अगले 10 साल के अंदर और भी सरकारी कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज हो जाएंगी। जैसे सरकार ने हाल फिलहाल में एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया। एयर इंडिया, हाँ जी, एचआरटीसी भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि कुछ बसें हो जाएंगी प्राइवेटाइज में, मतलब वो ठेके पे जाएंगी बसें, कुछ डरने की नहीं है। इवन रेलवे भी प्राइवेटाइज हो रही है। रीजन क्या है? एचआरटीसी घाटे में, रेलवे घाटे में, एयर इंडिया घाटे में थी। तो जो घाटे वाली सरकारी कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करने सरकार जा रही है। अगर प्राइवेटाइज कर दिया तो क्या होगा? फिर कैपिटलिज्म हो गया। तो अगर आपने प्राइवेट कंपनी को खरीद के सरकारी बना दिया, दैट इज कॉल्ड, पर ये को अब सरकार नहीं करेगी, क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं 90% कंपनीज में घाटा ही घाटा हो रहा है। तो क्या फायदा उनको चलाने का? फिर तो ये बाकी बातें हम कल डिस्कस करेंगे इसके अंदर।